तक्षक की बात सुनकर अंबिका हैरान हो गई और अपनी सजा के बारे में सुनकर औरत के चेहरे पर भी हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस आ गए। उसने अपने बच्चों को और भी ज्यादा कस के अपने सीने से लगा लिया, जैसे अपने अंदर छुपा रही हो। वह बच्चा भी काफी डरा हुआ था। अंबिका अपने पिताजी के पास आकर बोली, पिताजी, इतना बड़ा भी कोई इन लोगों ने गुनाह नहीं किया कि इनको इतनी बड़ी सजा दी जाए। हम इनको काल कोठरी में बंद कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं। इतनी सजा कहीं ज्यादा होगी इन दोनों के लिए। तक्षक ने कड़क नजरों से अंबिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपने पिताजी के फैसले को टालने की कोशिश कर रही हो। अंबिका अचानक अपने पिताजी के गुस्से को महसूस करके थोड़ी सी सहम जाती है और कहती है, अब नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है पिताजी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि यह एक औरत और एक छोटा बच्चा है, इन्हें इतनी भयानक सजा देना ठीक नहीं होगा। इस बात पर तक्षक गुस्से में बोलते हुए बोला, क्या सजा देना ठीक होगा और क्या नहीं, उसका फैसला मैं करूंगा। ये मत भूलो कि तुम शैडोलैंड की सिर्फ नाम की क्वीन हो, समझी? इसलिए चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें करने को बोल रहा हूँ। जिंदा जला दो इन दोनों को, अभी इसी वक्त। यह सुनते ही अंबिका की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके हाथ में एक अजीब सी कंपन शुरू हो जाती है। वह अपनी नजरों को ऊपर उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाती। वह औरत बहुत डरी हुई थी। उसने अंबिका के सामने हाथ जोड़कर कहा, माय क्वीन, हमें माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, पर मेरे बच्चे को जाने दीजिए। उसने कुछ नहीं किया है, वह बहुत छोटा है। वह औरत फूट फूट कर रो रही थी। अंबिका उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। अंबिका को ऐसे चुपचाप खड़ा देखकर तक्षक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसने अंबिका से ऑर्डर देते हुए कहा, मैंने कहा अभी इसी वक्त खत्म करो इन दोनों को अंबिका, ये मेरा ऑर्डर है। तक्षक की आवाज इतनी भयानक थी कि अंबिका के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। हिम्मत करके वह 2 कदम आगे आई और अपने हाथों को खोल दिया। उसके हाथों से एक एनर्जी रिलीज होने लगी। वह औरत उसके पैरों के पास अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रही थी। अपनी न सही पर अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। वह बच्चा बहुत डरा हुआ था, अपनी मां से चिपका हुआ था। उन दोनों को देखकर अचानक ही अंबिका का हाथ हल्का सा कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ और नजारा दिखाई देने लगा। एक औरत, उसकी बाहों में एक और छोटा सा बच्चा डरा हुआ सा। अंबिका का दिल थरथराने लगा, पर वह पत्थर की तरह अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे फिर से पीछे से कड़क और कठोर आवाज सुनाई दी, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा अंबिका? जलाओ इन्हें, सजा दो इन्हें। अंबिका ने हिम्मत करके अपना हाथ उठाना शुरू किया। औरत लगातार गिड़गिड़ा रही थी। अंबिका को अचानक ही अपने हाथ इतना भारी लगने लगा कि वह उठ भी नहीं रहा था। फिर वह एकदम से पीछे हट गई और कहने लगी, पिताजी प्लीज, क्या हम कोई और सजा नहीं दे सकते? बच्चा बहुत छोटा है, यह ठीक नहीं होगा। यह सुनकर तो तक्षक का दिमाग खराब हो गया। वह अंबिका के पास आकर उसकी गर्दन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। अंबिका को अचानक दर्द महसूस होता है और उसका दम घुटने लगता है। तक्षक की आंखें खतरनाक और डार्क हो जाती हैं। वह बोला, रहम आ रहा है तुम्हें इन दोनों पर? हाँ, अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करोगी? तरस आ रहा है तुम्हें इन माँ बेटों पर? अंबिका कुछ बोल नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। तभी तक्षक ने अंबिका की आंखों में देखते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। जल्दी ही उसके हाथ से एनर्जी रिलीज हुई और उसने उस एनर्जी को औरत और उसके बच्चे की तरफ फेंक दिया। पूरे हॉल में औरत और बच्चे की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। अंबिका की आंखें बड़ी हो गई और माथे पर पसीना आ गया। वह दोनों जल रहे थे, उसकी आंखों के सामने चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे और देखते ही देखते बेजान होकर जमीन पर गिर गई। एक बार फिर से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसके बाद तक्षक ने अंबिका की गर्दन को छोड़ते हुए उसे फेंक दिया। अंबिका धड़ाम से जमीन पर गिर गई। तक्षक तो उसके पास चलकर आया, उसके बालों को जोर से मुट्ठी में पकड़ा, चेहरा ऊपर किया और काफी गुस्से भरी आवाज में अपने दांत पीसते हुए बोला, अंबिका, तुम्हारे अंदर रहम आ रहा है? तुम बिल्कुल अपनी माँ पर जा रही हो। मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें अपने जैसा बनाने की, पर शायद कहीं ना कोई कमी जरूर रह गई हो, जो तुम उस औरत की तरफ फालतू की दरियादिली दिखा रही हो। अंबिका ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं उनके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ सेकंड वहां खड़े रहने के बाद अंबिका वहां से चली गई। कमरे में रुद्र अंबिका का इंतजार कर रहा था।
थोड़ी देर में उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई, तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। अंबिका चलकर वहां पर आ रही थी और बिस्तर के पास आकर बैठ गई। रुद्र अंबिका के पास आया, उसके बगल में बैठते हुए उसके बालों को पीछे करने लगा। धीरे से अपने चेहरे को करीब लाते हुए बोला, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। इससे पहले कि वह उसे टच कर पाता, अंबिका ने कहा, रुद्र मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। उसके बाद वे बिस्तर पर लेट जाती है। अचानक अंबिका की इस हरकत से रुद्र हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक उसे क्या हो गया। रुद्र भी बगल में लेट गया। अंबिका मुंह फेर कर सो रही थी। चेहरा कोल्ड था, आंखें बंद थी, लेकिन आंखों के एक कोने से हल्की सी आंसू की बूंद चमक रही थी। निम्बोली, नोएल और राज को लेकर एक मूवी थिएटर के बाहर आते हैं। वे लोग थिएटर को देख रहे थे। बहुत सारे लोग वहां से आ जा रहे थे। राज ने पूछा, अब ये कौन सी जगह है? तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? निम्बोली ने कहा, ये मूवी थिएटर है और आज हम मूवी देखने वाले हैं। नोएल कंफ्यूज होकर बोली, अब ये क्या चीज है? निम्बोली ने कहा, सब पता चल जाएगा, यू जस्ट फॉलो मी गाइस। अंदर जाने के बाद निम्बोली ने बहुत सारा खाने का सामान लिया, जैसे पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स। राज ने जब ये सब टेस्ट करके देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह बोला, नोएल इसे टेस्ट करके देखा? अजीब सा टेस्ट है लेकिन बहुत अच्छा है। नोएल ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे अभी कोई भूख नहीं है। थोड़ी देर में वे लोग वहां पर इंतजार करते हैं। उसके बाद निम्बोली कहती है, अब चलो जल्दी करो, मूवी का टाइम शुरू हो गया। नोएल और राज चुपचाप निम्बोली को फॉलो कर रहे थे। निम्बोली हाथ में पॉपकॉर्न लेकर आगे बढ़ रही थी और वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ साथ थिएटर में और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। वे सब कुछ अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जल्दी ही सबसे ऊपर वाली वीआईपी सीट के पास जाकर निम्बोली आराम से बैठ गई और फिर उन दोनों को भी सीट पर बैठने का इशारा किया। उन्हें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था लेकिन कि ये सब क्या हो रहा है, बट वो चुपचाप बैठ गए। उन्होंने इंसानों की दुनिया में बहुत कुछ नया देखा है, शायद यह भी कुछ नया है। अब तक तो उन्हें इंसानों की दुनिया की हर एक चीज में काफी मजा आया था, खासकर राज को। वो एक्साइटेड था कि यह ऐसी कौन सी चीज है और यहाँ पर उसे कितना मजा आने वाला है। थोड़ी ही देर में मूवी भी शुरू होने वाली थी। मूवी थिएटर के बाहर एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुक जाती है। उस काली गाड़ी में चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए हुए एक हैंडसम आदमी बैठा था, ओमकार। बगल वाली सीट पर बैठी हुई सारिका ने ओमकार से कहा, थैंक यू ओम, तुम मेरे लिए टाइम निकालकर मूवी देखने के लिए आई। चलो जल्दी चलो, मूवी शुरू होने वाली है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओमकार ने कहा, अगर तुम्हें मूवी देखनी थी तो मुझे बोल देती और घर पर तुम्हारे लिए पूरा थिएटर बनवा देता। तुम जानती हो ना कि मुझे ऐसी जगहों पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। सारिका ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, हर काम तुम मेरे लिए चार दीवारी के अंदर ही कर देते हो। मूवी देखना तो बहाना है, मैं तो बाहर घूमना चाहती थी तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब चलो जल्दी करो। उसके बाद सारिका गाड़ी से उतर जाती है। ओमकार गहरी सांस लेता है और वह भी गाड़ी से उतर कर थिएटर की तरफ देखने लगता है। ऐसे ही वह थिएटर की तरफ देखता है, उसे अजीब सी फीलिंग आती है। ओमकार और सारिका थिएटर के अंदर आते हैं। अंदर आते ही वह लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने थिएटर के अंदर की नहीं बल्कि ऊपर की वीआईपी कमरे की टिकट्स बुक कर रखी थी, जहां से वो आराम से बैठकर पर्दे पर मूवी देख सकते थे। ओमकार को ज्यादा लोगों के बीच में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह उसकी शान के बिल्कुल खिलाफ था। सूट बूट में हल्के लंबे बालों को पीछे की तरफ बांधे हुए ओमकार चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके हाथों में हाथ डालकर सारिका भी उसके साथ साथ चल रही थी। सारिका के बाल खुले हुए थे। उसने लाल चश्मा पहन रखा था। उसकी ड्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर उसकी सारी टांगे रिवील हो रही थी क्योंकि उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। जल्दी ही वे लोग सिक्योरिटी के पास करके उस वीआईपी कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके लिए पहले से ही खाने पीने का सारा सामान मौजूद था, जो मूवी देखते वक्त चाहिए होता है। ओमकार ने अपने सूट को निकाला, उसे साइड में रखा और आराम से चेयर पर जाकर बैठ गया। वह चेयर एक काउच की तरह थी, जिस पर अपने पैरों को सीधा करके आराम से बैठा जा सकता था। दूसरी तरफ नीचे थिएटर में लोगों के बीच ऊपर वाली सीटों के ठीक नीचे बैठी हुई नोएल अचानक कुछ महसूस करती है।
उसके दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है। नोएल की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। उसे अपने सीने में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। कोई है, कोई उसके आसपास है। नोएल को कुछ महसूस हुआ। उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो यहीं पर है। नोएल हैरान होकर चारों तरफ देखती है। उसकी तीखी नजरें अंधेरे में ज्यादातर लोगों को स्कैन कर रही थी, मगर वह वहां नहीं था। ये फ्रेग्रेंस, ये दूर से आ रही थी। वो जहां भी है, लेकिन थिएटर के अंदर मौजूद नहीं था। नोएल ने आसपास देखा, फिर पता नहीं क्यों उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। ऊपर, जहां वीआईपी कमरे के लिए अरेंजमेंट था, वहां ओमकार अपने मोबाइल में कुछ स्क्रोलिंग में लगा हुआ था। सारिका ने यह देखा तो थोड़ा मुंह बनाते हुए ओमकार के हाथ से फोन छीन लिया और बोली, ओम, हम यहाँ मूवी देखने आए हैं, तो प्लीज फोन को जरा साइड में रख दो। कम से कम जब तुम मुझे बाहर लेकर आए हो तो यहाँ पर तो मुझे ठीक से अटेंशन दो। क्या क्या हमेशा अपने ही काम में बिजी रहते हो? दिस इज नॉट फेयर, ओके? सारिका ओमकार की बचपन की दोस्त थी, इसलिए वो उसकी बातें ज्यादातर मान लेता था। जब वह उसकी सारी बातें मान लेता था तो सारिका को ऐसा लगता था जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है और ओमकार उसका बेचारा सा बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें मान लेता है। मूवी शुरू हो जाती है। ओमकार और सारिका चुपचाप बैठकर मूवी देखते हैं। ओमकार अपने हाथ में मोबाइल फोन को गोल गोल घुमा रहा था। मूवी देखने में उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वह तो बस यहाँ सारिका के कहने पर आया था और आज कुछ खास काम भी नहीं था, इसलिए उसने उसे मना नहीं किया तो इधर आ गया। दूसरी तरफ नोएल चुपचाप अपनी सीट पर बैठी हुई थी, गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये मुझे अजीब सा क्या फील हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी यहीं पर हो, उसने खुद से कहा। फिर वह खुद को समझाने लगी, नहीं नहीं, वो यहाँ क्या कर सकता है, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, वह यहाँ हो ही नहीं सकता। उसने एक गहरी सांस ली और इन फालतू के ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दिया। दूसरी तरफ निम्बोली और राज पॉपकॉर्न पर पॉपकॉर्न ठूसे जा रहे थे और मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आज राज ने पहली बार ऐसा देखा, मगर उसे बहुत मजा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा हो। निम्बोली ने उन लोगों को क्लियर किया कि यह मूवी है, इसे कैसे बनाया जाता है, ये क्या चीज होती है। इसलिए वे लोग चुपचाप बैठकर मूवी को एंजॉय कर रहे थे, सिवाय नोएल के। वो बस अपने कड़क एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप सीट पर बैठी हुई थी। उसकी नजरें पर्दे पर थी, यानी वह नॉर्मल मूवी देख रही थी। वह राज और निम्बोली की तरह ओवर एक्साइटमेंट उछल नहीं रही थी और ना ही उनकी तरह इतना सारा खा खा कर ठूस ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में इंटरवल आ जाता है। निम्बोली उठते हुए बोली, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। राज खड़ा होकर बोला, मैं भी खाना लेकर आता हूँ। नोएल इरिटेट होकर बोली, कितना खाना खाओगे राज? राज ने मुंह बनाते हुए कहा, गुस्सा क्यों हो रही हो? खाने के बिना मूवी देखने में मजा नहीं आएगा, और मैं और भी खाना लेकर आता हूँ। यह बोलकर राज भाग गया। निम्बोली ने नोएल से कहा, चलो तुम भी वॉशरूम चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। नोएल ने कहा, नहीं जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। निम्बोली ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती कहा, चलो ना। नोएल थोड़ा इरिटेट हो गई, मगर चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। निम्बोली बाथरूम के अंदर थी, नोएल बाहर। वो आसपास के नजारे को देख रही थी। ये जगह काफी खूबसूरत थी, इसे काफी सजाया भी गया था। तो टहलते टहलते वह थोड़ा सा आगे निकल आई। सारिका आराम से बैठी हुई थी। इंटरवल के दौरान ओमकार का जरूरी फोन कॉल आ गया था, इसलिए वो थोड़ा बाहर की तरफ चला गया। तभी वहां पर एक वेटर आया और बोला, ये लीजिए मैम। वह कुछ बहुत ही महंगी खाने की चीज लेकर आया था और उन्हें वहां पर रखकर वह चला गया। सारिका चुपचाप बैठी रही और फिर उस जगह को देखने लगी जहां ओमकार बैठा हुआ था। उसे प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर उसे सेट को टच किया। यह करते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमकते और होठों पर एक अलग सी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। बाहर की तरफ नोएल टहलते टहलते आगे की तरफ आ रही थी, एक ऐसी जगह की तरफ जहां पर हल्का सा अंधेरा था, शायद लाइट जगमगा रही थी, ठीक से जल नहीं रही थी। नोएल यहाँ वहां देखते हुए आगे बढ़ी, तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसे कुछ जबरदस्त फ्रेग्रेंस महसूस हुई और दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कोई इंसान उसके बगल से एकदम से निकलने ही वाला था। दोनों के हाथ आपस में टच हो गए। हाथ टच होते ही ओमकार के कदम भी वहीं पर रुक गए और नोएल की धड़कनें भी शोर मचाने लगी। उसकी आंखें भी बड़ी हो गई और उसने अपने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, नो।
वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी अचानक ओमकार ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया। ओमकार की आंखें बड़ी हो गई थी और जैसे ही उसने नोएल का हाथ पकड़ा, नोएल की आंखें भी बड़ी हो गई। उसने अपने दूसरे हाथ को तुरंत तैयार किया उस आदमी पर, यानी कि ओमकार पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पर इससे पहले वह कुछ कर पाती, एकदम से ओमकार ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। नोएल ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह हैरान हो गई। दूसरी तरफ जैसे ही निम्बोली बाथरूम से बाहर निकली तो उसने यहाँ वहां देखा और वह बोली, अरे अब ये लड़की कहाँ चली गई? यहीं पर तो मैंने उसको छोड़ा था। कहाँ गई यार? इस जगह के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है। निम्बोली यहाँ वहां उसे ढूंढने लगी। ओमकार इस वक्त नोएल को बाहों में लेकर खड़ा था। ठीक उसी वक्त लाइट आ गई और नोएल का शॉक चेहरा ओमकार की आंखों के सामने आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ओमकार के दिल की धड़कन ही तेज हो गई, बहुत ज्यादा तेज। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत आंखें। नोएल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसकी शौक से भरी आंखें ओमकार के ऊपर जमी हुई थी। उसने भी नोएल को कस के अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वह शौक होकर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। नोएल भी उतने ही शौक में लग रही थी, पर ओमकार को कुछ अजीब लग रहा था। क्या ये वही लड़की है? नहीं, ये वो कैसे हो सकता है? इसकी खुशबू अलग है, ये वो खुशबू नहीं है। मगर इस लड़के को बाहों में लेने के बाद ओमकार को कुछ अपना सा महसूस हो रहा था। कुछ था उसे जो उस लड़की की तरफ बहुत ज्यादा खींच रहा था। नोएल ने अपने मन ही मन कहा, ओ मून गॉडेस, कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया? पर मैंने तो मेरी बॉडी की महक को उस इत्र के साथ छुपा दिया था। नहीं नहीं, प्लीज नो, मुझे पहचानना मत प्लीज। नोएल ने निम्बोली को बोलकर एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम अरेंज किया था। निम्बोली ने उसे बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम दिया था और उस परफ्यूम के अंदर नोएल की बॉडी की फ्रेग्रेंस बिल्कुल छुप गई थी, जिस वजह से ओमकार को और उसके वुल्फ अक्ष को उसे पहचानने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो लोग उसकी रियल फ्रेग्रेंस को महसूस नहीं कर पा रहे थे। दोनों एक दूसरे को हैरानी, कंफ्यूजन और अजीब सी बेचैनी में देख रहे थे। अचानक ओमकार, जो कि नोएल की हरी आंखों में डूब गया था, उसने तुरंत किसी के आवाज सुनी और वो होश में आया। नोएल, तुम यहाँ? तभी अचानक वहां पर निम्बोली आ गई। दोनों ने निम्बोली की तरफ देखा। निम्बोली ने सामने का नजारा देखकर अपनी आईब्रोज ऊपर उठा ली। ओमकार नोएल को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसके हाथ को पीछे की तरफ घुमा रखा था। दोनों के सीने आपस में टकरा रही थी और नोएल के हाथ पीछे की तरफ थे, ओमकार के हाथों से जकड़े हुए। नोएल और ओमकार निम्बोली को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। ओमकार ने तुरंत नोएल का हाथ छोड़ दिया। निम्बोली भी काफी ऑकवर्ड हो गई और नोएल से बोली, नोएल चले, इंटरवल खत्म होने वाला है। नोएल ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और निम्बोली के साथ वहां से पलक झपकते ही निकल गई। एक बार भी पलट कर नहीं देखा और फुल स्पीड में चली गई। ओमकार वहीं पर खड़ा खड़ा नोएल को जाता हुआ देख रहा था। नोएल के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह बस तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहती थी। थैंक गॉड उसने उसे नहीं पहचाना। अगर पहचान लिया होता तो पता नहीं क्या होता। देखते ही देखते नोएल ओमकार की आंखों के सामने से गायब हो गई। तभी अचानक ओमकार को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो वहां पर सारिका खड़ी हुई थी। वो बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो, मूवी शुरू होने वाली है। ओमकार भी तुरंत होश में आया और उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो भी सारिका के साथ चला गया। पर जाने से पहले उसने पलटकर उस दिशा में जरूर देखा जहां पर से नोएल गई हुई थी और उसके होठों से हल्का सा नाम निकल गया, नोएल। ओमकार अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, जिनके साथ वो एक प्रोजेक्ट पर कुछ डिस्कशन कर रहा था। बंगले में बैठा एक आदमी ने कहा, सर, ये लैंड हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है, लेकिन इसका मालिक हमें ये देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। बोल रहा है कि उसके पूर्वजों की निशानी है और वो नहीं बेचना चाहता। उसकी बात पर ज्यादा सीरियस ना होते हुए ओमकार ने सिर्फ इतना कहा, उसे 3-4 गुना कीमत दे दो, मान जाएगा। सामने बैठे दोनों इंसानों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए फिर एक कहता है, लेकिन वो कह रहा है कि जमीन पुश्तैनी है। ओमकार ने अपनी पलकों को उठाकर सामने बैठे आदमी की तरफ थोड़ी कठोरता से देखते हुए कहा, पैसा ऐसी चीज है जो कुछ भी खरीद सकता है। अगर 3 गुना में ना माने तो 5 गुना दो, मगर ये जमीन मुझे चाहिए। अगले महीने ये मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। 5 गुना कीमत?
ये सुनकर तो वह आदमी काफी ज्यादा हैरान थे। एक ने अपना गला साफ किया, सामने रखे पानी को के ग्लास को पीते हुए, और फिर उसे वापस जगह पर रखकर कहा, सर आप श्योर है? आई मीन 5 गुना कीमत इस जमीन की काफी ज्यादा हो जाएगी, कहीं हमारे प्रोजेक्ट का बजट ना हिल जाए। रुद्र ने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों में गोल घुमाते हुए कहा, मुझे बिजनेस कैसे करना है ये मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता जहां मुझे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो। और बजट की चिंता मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर। जस्ट डू एज आई सेड, नाउ लीव। दोनों आदमी चुपचाप उठे और कैबिन से बाहर जाने लगे। तभी दरवाजे से सारिका भी अपने कैबिन के अंदर आ जाती है। दोनों ने हल्का सा झुककर सारिका को ग्रीट किया और उसके बाद वहां से चले गए। सारिका इस ऑफिस में सबके लिए जैसे उनके लेडी बॉस थे। सब अच्छी तरह से जानते थे कि वह उनके बॉस की कितनी अच्छी दोस्त है। ज्यादातर लोगों को तो यह लगता था कि वो ओमकार की गर्लफ्रेंड है, इसलिए सब लोग उसे भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते थे जितनी ओमकार को दी जाती थी। सारिका ओमकार के पास आकर बोली, हाय ओम। ओमकार खड़ा होकर सोफे के पास आता है और आराम से बैठते हुए टीवी के रिमोट को अपने हाथों में उठा लेता है। सारिका मुस्कुराकर ओमकार के पास जाती है और उसके बगल में सोफे पर बैठ जाती है। वो ओमकार की तरफ देखकर बोली, हाय का जवाब नहीं दिया, मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो क्या? इस बात पर ओमकार ने बड़ी नॉर्मल आवाज में कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यह बोलकर उसने टीवी को ऑन किया और न्यूज चैनल लगा लिया। यह सुनकर सारिका ने उसके कंधे पर हल्का सा अपना हाथ रखकर कंधे को हल्का सा सहलाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही। तभी अचानक न्यूज में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे देखकर ओमकार की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। उसने देखा कि टीवी पर पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी न्यूज वायरल हो रही है, एक सीक्रेट सुपर हीरो की। एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, एक सीक्रेट इंसान ने अंदर जाकर सबकी जान बचाई, फिर वो गायब हो गया। उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। सब लोग कह रहे थे उसने काले कपड़े पहन रखे थे, चेहरा ढक के रखा था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा देखा ही नहीं। और ना ही कपड़ों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आदमी था या कोई औरत। लेकिन औरत के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। सब लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा कि वह एक सुपर हीरो था जिसने उन सबकी जान बचाई थी। तभी एक अचानक सी फुटेज सामने टीवी पर प्ले होने लगती है, जो ओमकार के ध्यान को खास करके अपनी नजर की तरफ खींच लेती है। अचानक से आसमान में इस बिल्डिंग के आसपास बादलों का इकट्ठा हो जाना और बारिश हो जाना। सारिका भी जब टीवी पर यह न्यूज देखती है तो उसकी आंखें भी हल्की सी सिकुड़ जाती है। उसकी आंखों में भी हल्की सी हैरानी और कंफ्यूजन नजर आ जाता है। ये क्या है? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा ओमकार टीवी स्क्रीन पर बड़े ही सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। सारिका ने कहा, पूरे शहर को छोड़कर सिर्फ इस बिल्डिंग के आसपास अचानक बारिश कैसे होने लगी? और जिस सीक्रेट सुपर हीरो की लोग बात कर रहे हैं वह सामने क्यों नहीं आया? कितनी अजीब बात है। ओमकार ने भी कहा, हाँ वाकई अजीब तो है। पता नहीं क्यों पर उसे कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था वाकई में। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है और पियून गर्मा गर्म खाना लेकर ऑफिस के अंदर जाकर वहां पर रख जाता है। सारिका ओमकार से बोली, काफी टाइम से हम दोनों ने साथ में लंच नहीं किया, चलो आज साथ में लंच करते हैं। ओमकार ने जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। सारिका ने ओमकार से कहा, लेकिन क्यों? ओमकार ने अपने फोन को उठाकर उसमें देखते हुए कहा, अब इस क्यों का जवाब देना जरूरी है? सारिका ने मुंह बनाते हुए कहा, हाउ रूड, तुम्हारे सामने मैं अकेले बैठकर खाना खाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खा लेना, ओके? ये बोलकर सारिका ने प्लेट में खाना निकाल उसके बाद चम्मच में खाना डालकर ओमकार के चेहरे की तरफ लेकर जाने लगी, उसे खिलाने के लिए अपने हाथों से। ओमकार ने सारिका के हाथ को पीछे करते हुए कहा, सारिका से कहा, सारिका जिद मत करो, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे सच में भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। सारिका जानती थी अगर उसने ज्यादा जिद की तो ओमकार को गुस्सा आ सकता है और वो उसे गुस्सा बिल्कुल नहीं दिलवाना चाहती थी, इसलिए उसने भी ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं की। ओमकार किसी ख्याल में खोया हुआ था। टीवी पर चल रही वीडियो फुटेज अब तक उसके दिमाग में चल रही थी। कुछ बहुत अजीब लगा उसे। सारिका ओमकार से बोली, अच्छा ओम, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ?
पूछो। ओमकार ने अभी तक अपने मोबाइल फोन में ही देख रहा था। सारिका थोड़ा नर्वस हो गई ये सवाल पूछने से पहले। अगर वह पूछना चाहती थी तो उसने हिम्मत करके पूछ लिया। अब वो जो व्योम कह रहा था, सिस्टर इन लॉ, आई मीन तुम्हारी मेट के बारे में। इतना सुनते ही अचानक से ओमकार की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर जम गई। सारिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब क्या सच में तुम्हें तुम्हारी मेट मिल गई? ओमकार ने जैसे ही मेट सुना उसके ख्याल वहां से घूमकर अपनी मेट की तरफ जाने लगा। अंधेरे में दोनों के बीच में हुआ वह किस ओमकार को अब भी काफी अच्छे से याद है। और फिर थिएटर में नोएल के साथ एनकाउंटर, नोएल का चेहरा, उसकी खूबसूरत सी आंखें, उसकी बाहों में भरना, पता नहीं क्यों अचानक से ओमकार के दिमाग में आ गया। सारिका बड़े ही गौर से ओमकार के चेहरे को देख रही थी और जवाब का इंतजार कर रही थी। ओमकार ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था, मुझे बस लगा कि शायद वो है, पर वो नहीं थी। यह सुनकर सारिका को इस बार वाकई में राहत की सांस आती है। वो ओमकार से पूछकर कंफर्म करना चाहती थी। उसने एक बार फिर से सवाल करते हुए कहा, अच्छा अगर किसी दिन, मतलब बाय चांस अगर किसी दिन तुम्हें तुम्हारी मेट मिल गई, वो तुम्हारी आंखों के सामने आ गई, तो तुम क्या करोगे? ओमकार ने सारिका की तरफ देखा और कहा, ये कैसा सवाल है? सारिका ने थोड़ा ऑकवर्डली अपने कान के पीछे हल्के से खुजली करते हुए कहा, अब नहीं बस ऐसे ही मन किया तो पूछ लिया। ओमकार ने कोई खास जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, पता नहीं, जब आएगी तब देखा जाएगा। सारिका अपने मन में बोली, मून गॉडेस, प्लीज 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 मुझे ओमकार की मेट बना दीजिए। आई लव हिम, आई वॉन्ट हिम, प्लीज। अगर उसकी कोई मेट हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं ओमकार को किसी और का होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। प्लीज मून गॉडेस। दूसरी तरफ नोएल घर की छत पर बैठी हुई थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी। बाहर धूप बिल्कुल नहीं थी, बादल छाए हुए थे, हल्का सुहाना मौसम था, हवाएं चल रही थी। नोएल के चेहरे पर भी कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस हमेशा की तरह कोल्डनेस थी, जैसे कि कोई पत्थर की मूर्ति रखी हो। उसका बैठने का स्टाइल भी औरतों जैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आदमियों की तरह था। टांगों को चौड़ा करके, कोहनियों को अपने घुटनों पर रखकर, हाथों को आपस में जोड़ कर रखना, वो जैसे कहीं खोई हुई थी। निम्बोली और राज किसी चीज पर लड़ते हुए छत के ऊपर आ रही थी। निम्बोली ने राज के हाथ से स्नैक्स के पैकेट को छीनते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने मेरे सारे पैसे खाने पे बर्बाद कर दिए। पागल पागल हो गए हो क्या? खा खाकर सांड हो जाओगे तुम। राज ने पैकेट वापस छीनते हुए कहा, तुम मेरे खाने को इतनी गंदी नजर से क्यों देखती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे खाते हुए आदमी के मुंह से कभी निवाला नहीं छीनना चाहिए, पाप लगता है, पाप। इस बात पर निम्बोली ने कहा, अगर इस स्पीड से खाते रहे तो मेरे पूरे शहर का खाना खा जाओगे तुम, फिर हम लोग क्या खाएंगे? और वैसे भी तुम यहाँ खाना ठूसने थोड़ी आए हो, अपने किंग को ढूंढने आए हो। राज ने कहा, क्या भूखे रहकर खाली पेट ढूंढे क्या हम किंग को? पेट तो भरना पड़ता है ना जिंदा रहने के लिए। तभी वो लोग छत पर पहुंचते हैं और उनकी नजर नोएल पर पड़ती है, जो कि चुपचाप वहां पर बैठी हुई थी। उसे चुपचाप बैठा हुआ देखकर निम्बोली ने कहा, ये आजकल ऐसे क्यों बैठी रहती है, गुमसुम सी? इसका ब्रेकअप हुआ है क्या? इस बात पर राज थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, अब ये ब्रेकअप क्या होता है? निम्बोली ने ये सुनकर अपनी आंखें रोल की और कहा, डोंट टेल मी, तुम्हें ब्रेकअप के बारे में नहीं पता। जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अपना रिश्ता खत्म कर देते हैं तो उसे ब्रेकअप कहते हैं। यह सुनकर राज ने कहा, हमारे यहाँ ब्रेकअप नहीं होता, हमारे यहाँ पर रिजेक्शन होता है। और रिजेक्शन कैसे होगा? नोएल तो अभी तक अपने मेट के सामने आए तक नहीं। तभी अचानक निम्बोली को कुछ याद आया और उसने कहा, मेट से याद आया? तुम्हें पता है जब हम मूवी देखने के लिए गए थे तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? राज फिर से स्नैक्स ठूसने लगा। मैंने नोएल और किसी की बाहों में देखा। निम्बोली आगे बोलने ही वाले थे कि तभी नोएल की आवाज दोनों के कानों में पड़ी, बकवास करना बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो।